हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिया था क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिसमें हमने आपको 15 सवालों को डिस्कस किया था। उन 15 सवालों में हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी बताया था कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मतलब कि शॉर्ट तरीका से और जल्दी से कैसे डील करते हैं। इसी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे और 15 सवालों के बारे में, जिसके में हम आपको सिखाएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आ जाते हैं, वहां पे आप लगभग बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव आएगा और 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को आप जितना जल्दी और जितना शॉर्ट तरीका से बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सवाल जल्दी कर नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आपका सवाल 100 में से 50 ना बन पाए, 40 बन पाए, 30 बन पाए। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। आप जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा सवालों पर आपकी पकड़ होते जाएगी। और देखिए, बिना कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी मूर्ख वाला काम है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा हमने आपको एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव के नाम से। वहां पे हमने आपको क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्या पहला चैप्टर शुरू किया है। वहां पे हम पढ़ा रहे हैं आपको शुरू से एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही इजीली तरीका से टैकल करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आसान सवाल लाके करा दूं और आपको ये बता दूं कि नहीं मैथ बहुत इजी है, तो दोस्तों इजी नहीं है। मैथ इजी है बशर्ते कब इजी है, जब आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, जब आपने उसका रूल सीखा है, जब आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जब मैथ को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अगर आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करना चाहते हैं, तो हमारे ही चैनल पे क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव मैथ प्लेलिस्ट के नाम से आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको पूरा 10th क्लास का मैथ को पूरा एकदम कॉन्सेप्ट और उसके बाद न्यूमेरिकल यानी उसके को सवालों के साथ आपको सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कल हमने 15 सवालों तक देखा था, उसके आगे अब सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए, सवाल नंबर आपको दिखेगा सबसे पहला सवाल 16, क्योंकि हम लोग कल 15 तक सीख चुके थे। तो 16 सवाल देखिए, 16 सवाल कह रहा है कि 2, 10 और 20। देखिए 2, 10 और 20, इसका आपको बताना है लॉसा। क्या बताना है? लॉसा। और क्या बताना है? मौसा। तो लॉसा और मौसा का क्या बताना है? अनुपात। क्या बताना है? लॉसा और मौसा का अनुपात बताना है। देखिए दोस्त, अगर ऐसे सवाल अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको कैसे डील करना है। देखिए, एक तो ये तरीका है कि मैं सबका लॉसा निकालूं, जैसे 2, 10, 20 का लॉसा निकालूं, उसके बाद फिर 2, 10, 20 का मौसा निकालूं। ये निकाल के फिर मैं अपने आंसर को मैच कराऊं। जैसे आपके पास ऑप्शन है 1:10, 10:1, 4:3 और 11:1। देखिए, तो अगर मैं ऐसे करके मैच कराऊंगा तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम जल्दी डील नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं बहुत ही आसान तरीका। देखिए, लॉसा का मतलब क्या होता है? लॉसा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या। क्या मैंने बोला? वह लॉसा का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इस तीनों से भाग दे तो वो कट जाए, तीनों से भाग दे तो कट जाए। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं मान लेता हूं कि 20 ही क्या है? लॉसा है। 20 ही क्या है? लॉसा है। तो जब 20 को हमने लॉसा माना तो 2 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, तो ये आपका आ गया लॉसा। क्या आ गया? लॉसा। यानी तीनों से वो कटना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम 2, 10 और 20 से भाग दे तो वो क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। तो हमारे पास लॉसा आ गया 20। कितना आ गया? लॉसा 20। अब अनुपात। अब मौसा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भाग देने पर जिससे अगर हम भाग दे तो ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। मतलब कि वैसी संख्या होनी चाहिए जो क्या करे, जो इसमें भाग दे, इसमें भाग दे। तो देखिए, एक तो छोटी संख्या हो जा रही है, 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी 20 भी कट जाएगा। इसका मतलब कि मौसा वो होता है जो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसको तीनों को क्या कर दे? काट दे, वो तीनों से भाग लग जाए। तो ये कितना हो गया? 2। अब इसका अनुपात में लीजिए, 10 एकम 10, 2 एकम 2, तो कितना आंसर आ गया? 10:1। फिर से समझिए मैंने कैसे डील किया है। एक तो ये तरीका ये है कि आप क्या करें कि इसका दोनों का क्या करें? लॉसा और मौसा निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। लेकिन अगर हम सवालों को जल्दी डील नहीं करेंगे तो हमारी जो हैबिट है ना, ऐसे लॉन्ग मेथड बनाने की हो जाएगी। फिर आप हर सवालों में वही चीज लगाते शुरू करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। लॉसा का मतलब होता है वह
वह छोटी से छोटी संख्या जिस जो इस ये जो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों जो है ना, तीनों उसको काट देना चाहिए। तो देखिए हमने क्या मान लिया, इसमें सबसे बड़ी कौन है 20, तो हमने माना कि लॉसा ही 20 है। फिर हमने चेक किया कि 2 के पारा में 2 से कट जाएगा 20, 10 से कट जाएगा 20, 20 से कट जाएगा 20, तो हमने ये पाया कि ये तीनों से ये संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो हमने लॉसा कितना लिख दिया 20। मसा का मतलब होता है वो अधिकतम से अधिकतम संख्या जिससे भाग देने पर ये तीनों कट जाए। तो हमको एक या तो एक मिलेगा और नहीं तो 2 मिलेगा। तो आप देखिए अगर 1 से भाग देंगे तो वो छोटी संख्या हो जा रही है, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, देखिए ये 2 से भी कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 10:1। तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि 65 और 17 का मसा, देखिए ध्यान समझिएगा, 65 और 117 का क्या निकालना है, हमको मसा निकालना है। क्या निकालना है, मसा। तो कह रहा है कि 65 और 117 का मसा जो है वो इस रूप में है। तो किस रूप में है वो, तो 65m माइनस 117 के रूप में है, यानी इन दोनों का जो मसा है वो इस रूप में है। तो कह रहा है कि m का मान बताइए, m बराबर क्या होगा। यही हमारा सवाल है। कितना अच्छा सवाल है ना। पर अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या तरीका है। हम क्या करते हैं ना कि हम इसका क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। तो मैंने आपको तरीका एक बताया मौसा कैसे निकालना है। मौसा का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये दोनों को क्या क्या करे, काट दे, दोनों को क्या करे, काट दे। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये 13 के पहाड़ा में ये भी आता है और 13 के पहाड़ा में ये भी आता है। 13 5 65 और 13 9 117। 13 आ रहा है कि नहीं, आप निकाल भी सकते हैं वैसे। देखिए मैं निकाल दे रहा हूं यहाँ पे ना, 65 और 117। तो 65 दूना 130 ज्यादा हो जाएगा, 65 एकम 65, 65 दूना 130 ज्यादा हो जा रहा है। 7 यहाँ पे 7 में 5 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 52, कितना हो गया 52। अब फिर 65 से देंगे तो फिर 52 एकम 52, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, अब फिर 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ अपना आप आ गया कितना 13, हमारा एचसीएफ आ गया 13, यानी एचसीएफ जो आएगा इसका 13 आएगा। और ये कह रहा है कि यही 13 के रूप में है। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हमको एम का मान ऐसे रखना है कि हमारा कितना आ जाए 13 आ जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए एक रखेंगे तो काम बनेगा, 65 एकम 65, और फिर घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जरा 2 रख के देखते हैं ना। तो 65 में 2 रखेंगे तो 65 दूना हो जाएगा 130, ये कितना हो गया 130, और माइनस करेंगे 117, 130 में से अगर 117 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी हमारा एम का मान कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बात समझ आ रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को टेकल करना है। देखिए मैं ये आपके लिए मैंने निकाला है, मुझे पता था कि इसका 13 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि हमने देख लिया था कि 65 और 117 का सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दोनों को काट सकती है, तो 13 ही है, और 13 से बड़ा कोई है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ऐसे सवालों को ऐसे डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है, सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। कितना प्यारा सवाल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है 1 2 4 या इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक समझना होगा। देखिए 2 चीजें आपको जाननी पड़ेगी। सबसे छोटी एक तो जानना पड़ेगा भाज्य संख्या कि भाज्य संख्या क्या है, और दूसरा जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या है। वैसे हमने इसको पढ़ाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो पहले भाज्य जाने तो होता क्या है, भाज्य क्या होता है। तो भाज्य वैसी संख्या होती है जिसको जो मतलब एक और खुद के अलावा, यानी देखिए जैसे पहले अभाज्य समझ लेते हैं, अभाज्य समझेंगे तो भाज्य समझ में आ जाएगा। वैसा संख्या जो एक से बड़ा हो। अभाज्य संख्या के बारे में क्या याद रखना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसा संख्या जो एक से क्या हो, बड़ा हो। सबसे पहला बात तो ये एक से बड़ा होना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा चीज ये प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही जब आगे चल के टूटती है, प्राकृतिक संख्या ही जब आगे चल के टूटती है तो उसी को भाज्य और अभाज्य में बांटा जाता है, ठीक है। तो भाज्य संख्या में सबसे ध्यान देगी कि पहले तो ये एक से बड़ा होना चाहिए,
दूसरा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या, और एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी और से ना भाग लगे, इसमें किसी और से क्या भाग ना लगे, मतलब या तो ये एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा। जैसे अगर हम ले लेते हैं 2, क्या ले लेते हैं? 2 एक से बड़ी संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक से बड़ी है, प्राकृतिक संख्या भी है, और देखिए ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। और ले लेते हैं 3, ले लेते हैं, देखिए एक से कटेगा और 3 से कटेगा और खुद से नहीं कटेगा। अब देखिए अब आते हैं अब भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या क्या होगी? वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं हो। अभाज्य नहीं होने का मतलब उसका जो गुणनखंड होगा वो मतलब 2 या 2 से अधिक होगा। एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और भी बाकी संख्याओं से भी कटेगी। जैसे हम ले लेते हैं 4, क्या ले लेते हैं? 4। अब 4 को देखिए, ये एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। देखिए तो एक और खुद के अलावा एक किसी और संख्या से भी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। कितनी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य कितनी होती है? 2, क्योंकि यहां लिखेंगे आप 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही चलेगी ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक और बात आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे मतलब कि 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। देखिए यही एक अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो बाकी सभी विषम होंगी। कैसी होंगी? विषम। सभी विषम होंगे, बस 2 ही एक है सम संख्या। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आंसर मारेंगे 2। अगर आपसे ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन मारेंगे 3। क्या मारेंगे? 3। इतना बात आपको क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है ना। सवाल तो मैं एक झटके में बना सकता हूं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप मतलब कि उतना अच्छा अप्रोच नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा अभाज्य संख्या, अब देखिए 2, 3, अब बचा क्या? 4 ना, 4 बचा, 4 बचा है कि नहीं? 4 ही तो बचा है जो केवल क्या होगा? एक से कटेगा, खुद से कटेगा और उस खुद के अलावा से भी कटेगा। अब हमारा ऑप्शन क्या है जरा देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि इनका मसा चाहिए। 2 और 4 का मसा क्या होगा? 2 और 4 का मसा 2 होता है। वैसी छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो दोनों को कौन काट सकता है? केवल और केवल 2। केवल और केवल 2। या तो 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा। अब 2 से कटेगा तो बस हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आप ये मत देखिए कि हमको इतना टाइम लग रहा है, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको डील करना। अब मुझे बनाना होता तो ये देखिए 1 सेकंड का तो काम था, ये है कि नहीं। वैसे ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, ये मत देखिए कि टीचर, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे का सवालों को मैं प्रैक्टिस करने थोड़ी यहाँ पे आया हूँ। मुझे क्या दिखाना है क्या यहाँ पे कि मैं कितनी जल्दी सवालों को बना पाता हूँ? मुझे ये दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ। जब तक आप समझेंगे नहीं तो इस तरह के सवालों को आगे डील नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको तोड़िएगा, ठीक है ना। तोड़िए। 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। अब देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। अब ऑप्शन अपना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1। खत्म। इसमें क्या था बताइए? कुछ नहीं था इसमें, है ना। कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला सवाल देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 46, 70 और उसका मौसा 17 है, तो लौसा बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल हमने पढ़ा था। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता क्या है? लौसा गुणे मौसा। लौसा गुणे मौसा। 2 संख्या गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। तो 2 संख्या गुणनफल मतलब 46, 70 है ना, ये दिया है। और मौसा कितना दिया है? 17। मौसा कितना दिया है? 17। हमको क्या निकालना है? लौसा। क्या निकालना है? लौसा। अब 17 से कटा दीजिए। 17 से कटेगा 17 पचे 85, 17 एकम 17 हो गया 510। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लीजिए, खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला सवाल। अगला सवाल देखिए।
6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात। 6, 8 और 22 का क्या निकालना है? लॉस और मौसा का अनुपात। लॉस और मौसा का अनुपात, यही है ना, यही सवाल है। ठीक है, लॉस और मौसा का अनुपात। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका लॉस निकालिए। लॉस निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं? लॉस। क्या मान लेते हैं? लॉस। तो मान लीजिए 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 के पारा में 22 का आता ही नहीं, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, इसका पाना पड़िए। 22 दूना 44, अभी 6 से कटेगा? अभी नहीं कटेगा। थोड़ा और पाना पड़िए इसका, 22 3 66, अब कटेगा? हाँ, 6 से तो कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 8 टाइम 64, तो और इसका पाना पड़िए 88। 6 से कटेगा? 6 से नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा 6 से, है ना। तो जरा और पढ़िए, 22 पचे 110। अब 6 से कटेगा? 6 से कटेगा? ये भी नहीं कटेगा, ये अभी कोई नहीं कटेगा ना। 22 पचे 110, अब 22 छके 132, 22 छके 132, है ना। तो 22 छके 132, अब 6 से कटाइए। 6 दूना 12 और 6 दूना 12, देखिए कट गया। 8 से कटाइए। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5, 8 एकम 8 और 5, 8 एकम 8 और 5, 5 से भी नहीं कट रहा है ये, है ना। थोड़ा ये इस तरह से बनाना इसको उचित नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा इसका अलग अप्रोच लगाते हैं। इसका अलग अप्रोच लगाते हैं। क्या अप्रोच लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 होगा कि नहीं। 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, 2 3 6। 8 का निकालेंगे तो 2 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए, है ना। 2 का पावर कितना आ गया? 2, 2 का पावर 2। इससे भी बना सकते हैं, ये भी आसान है। 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11, 11 दूना 22। लौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लौसा निकालने के लिए हम करते हैं लौसा। लौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले जितना भी है, देखिए 2 बेस, देखिए केवल बेस 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 11 है, और तो कोई बेस नहीं है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 11, और कोई बेस है क्या? नहीं है। ठीक है, अब 2 का सबसे बड़ा पावर, तो 2 यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2 का पावर यहाँ पे कितना है? 3। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है? 3। 3 का सबसे बड़ा पावर 1 और 11 का सबसे बड़ा पावर 1। 11 3 33, 33 8 है, 33 8 कितना हो जाएगा? 8 3 24, 8 3 24 2 26, 264। तो ये आपका आ गया लौसा। क्या आ गया? लौसा। और मौसा के लिए क्या करते हैं? सब में से कॉमन लेते हैं। इसमें है 2, इसमें है 2 और इसमें है 2, तो ये आपका क्या हो गया? मौसा। मौसा कितना हो गया? 2। मौसा कितना हो गया? 2। कटा दीजिए इसको, 2 एकम 2, 13 दूना 26, 2 132 अनुपात 1। हाँ, दीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जब आपको पता रहेगा कि आपको कैसे डील करना है, तभी ना ये बना पाएंगे। मुझे वो ये वाला जो मेथड हम लोग आपको बता रहे थे, इस मेथड में लग गया कि ये सवाल थोड़ा सा आगे हमको दिक्कत कर सकता है, हमने इसको अप्रोच कर दिया। ठीक है, तो आपको ये चीज भी सीखना है कि कैसे आगे जाके सवालों को, मतलब जैसा सवाल होगा वैसा हमारा बनाने का तरीका होगा। अगर सवाल जो है, अगर सवालों का जो मतलब सवालों का जो डेटा है वो कुछ अलग तरीका से, वो कुछ हैवी हो रहा है, तो हम उसको चेंज कर देंगे, है कि नहीं। ये कैसे आप सीखेंगे? कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही आसान है। अगला सवाल कर रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा। 2 लगातार संख्या, भाई क्यों 2 लगातार कोई संख्या ले, 2 3 3 4 5 6। अब एक बात बताइए, 2 लगातार संख्याओं का मौसम में ये केवल और केवल एक से ही तो कटेगा। देखिए ना, एक से ये कटेगा, एक से ये कटेगा, एक से ये कटेगा और एक से ये कटेगा, यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा मजेदार सवाल है। ठीक है, 5005, 5005, देखिए समझते हैं इसको। 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जब इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड 5 से कटाएंगे तो 1 0 0 1। ठीक है, अब यहीं पे आपको मेन गेम है। ऐसी संख्या जो होती है 1001, ये संख्या ऑटोमेटिकली 7 से कटेगा। जरा चेक कर लेते हैं कैसे। 7 से इसको भाग देते हैं ना। 1001, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है तो याद रखिएगा। 7 एकम 7, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 0, 7 चौके 28, यहाँ कितना हो गया? 2 1,
7 तरीके 21, कट गया ना, 7 से कट गया है ना। तो 7 से जब इसको भाग दिया हमने तो ये 143 मर्त में कट गया। ठीक है, अब और देखते हैं कि 7 के अलावा और किसी से कटता है क्या। तो ये संख्या जो होती है 7, 7 के अलावा और किसी से कट रही है, इतना तो हमने देख लिया। अब जरा देखते हैं कि 11 से कटेगा क्या। 11 से कटा के देखते हैं। 11 143, 11 एकम 11, फिर आ गया 3, 11 तिया 33। देखिए तो 11 से कट गया ना, ये 11 से कट गया, 11 से कटा 13 मर्त में। अब बताइए इसके कितने गुणनखंड आपको मिले हैं, कितने गुणनखंड मिले हैं। ये डेटा थोड़ा ऐसे सवाल बन सकता है, कल की जाकर 9 से गुणा करके दे देगा, कल जाके 7 से गुणा करके दे देगा, तो घबराना मत। ठीक है, देखो अब हमको क्या चाहिए, तो देखिए 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए तो पहला 1 2 3 और 4, यानी 5005 में कितने गुणनखंड है, तो अब 4, कितने हैं 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। हम जानते हैं कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे P, ध्यान से देखिए यहाँ पे P और Q ये दोनों कैसी है, अभाज्य संख्या है। कैसे है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका अगर HCF आपसे पूछेगा P और Q तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं केवल और केवल या तो खुद से कटती है नहीं तो 1 से कटती है। तो अगर ये दो अभाज्य संख्या है तो या तो खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, दोनों का कॉमन हमको लेना है ना। तो खुद मान लीजिए P से कट रहा है, Q से कट रहा है, लेकिन दोनों Q P से नहीं कट सकता है, P Q से नहीं कट सकता है, इसलिए इसके पास एक ही गुणनखंड है 1। अरे एग्जाम्पल समझ लो, 2 और ले लेते हैं 11। ठीक है ना, तो देखिए दो, सबसे यहाँ पे ध्यान दें कि एक ही ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट सकती है और 11 को भी काट सकती है। ठीक है, इसीलिए दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना होता है, मतलब कि मात्रा कितना होती है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इसलिए इस यहाँ का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, दो संख्या a और 18 का लसा 36 है। बहुत ही अच्छा सवाल है। दो संख्या है a और 18। ठीक है, इसका लसा कितना है, तो इसका लसा आपको दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है 36। लसा कितना दिया हुआ है, 36। और मौसा कितना दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है 2। मौसा कितना दिया हुआ है, 2। तो आपसे पूछा है कि a का मान बताइए, a का मान बताइए। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे a और 18 का लसा हमको पता चल गया कि 36 है। तो हम जानते हैं a गुणे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। बहुत तरीका है इसको बनाने का, दो संख्याओं का गुणनफल। एक तो ये फॉर्मूला से बना सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा। यहाँ पे a गुणे 18, यहाँ 36 गुणे 2, 18 दूना 36। a का मान कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। और भी तरीका है बनाने का, बोलिए तो भी बता सकते हैं। ठीक है ना, देखिए आप एक बात बताइए, जरा ध्यान से देखिए। मौसम में अगर मतलब कि ऐसे तो हम ऑप्शन नंबर कह देंगे सी सही है, लेकिन क्या इसका और भी कोई तरीका है जिससे हम जल्दी बना सकते थे, तो हाँ दोस्तों तरीका है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसका लसा 36 है। लसा कितना है, 36 है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या होगी ये इसको काट रहा होगा, क्या होगा, काट रहा होगा। यानी अगर हम मान लीजिए 18 यहाँ तो है तो ये काट दिए। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो यहाँ पे 2 होगा तो काटेगा, और नहीं तो 4 होगा तो काटेगा। सही है कि नहीं, 2 और 4 होगा तो काटेगा कि नहीं काटेगा। अब हम देख रहे हैं मौसा भी कितना है, 2 है। इसका मतलब न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 2 जो इसको काट रही होगी। तो न्यूनतम संख्या 2। और दूसरा बात यह है कि हमारे पास या तो, अब हम जरा 2 रख के देखेंगे तो 2 और 18 का लघुत्तम कितना होता है, 18 ही हो जाएगा। तो 36 तो आ नहीं पाएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन है 4 जो इसको दोनों को क्या कर सकती है, काट सकती है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूला से बना लीजिए। ठीक है, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल देखिए,
सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 कह रहा है 5, 15 और 20 का क्या चाहिए, लसा। क्या चाहिए, लसा। और क्या चाहिए, मौसा। मौसा का अनुपात चाहिए, लसा और मौसा का अनुपात चाहिए। तो देखिए पहले निकालते हैं लसा। लसा कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था लसा वैसी संख्या होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये तीनों उसको काट दे। तो हम मान लेते हैं कि 20 ही वो संख्या है। क्या है, 20 ही संख्या है। तो देखेंगे हम जरा, तो 20 से तो ये कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, इससे तो नहीं कट सकता है। अब हमारे पास मान लेते हैं 60 है, 20 तो नहीं हो सकता है, 40 को चेक करते हैं। तो 40 तो ये कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। 60 को देख लेते हैं, 60। तो देखिए 60 5 से भी कटेगा, 15 चौके 60, 20 60। इसका मतलब हमारा लौसा कितना आ गया, 60। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेना है, लौसा मान लेना है। ठीक है, उसके बाद अब काटते रहना है, तीनों से काटते रहना है। अगर तीनों से नहीं कट रहा है, अगर तीनों से कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो आगे उसका पहाड़ा पढ़ते रहिए। 20 का पहाड़ा 40 2 बार पढ़े, फिर 3 बार पढ़े, ऐसे पहाड़ा पढ़िए। ठीक है ना। फिर अनुपात। अब मौसा, मौसा कैसी संख्या होती है, वैसी संख्या जो तीनों को काट दे, है ना। तो देखिए 5, इस तीनों में हम देख रहे हैं 5 ऐसा संख्या है, 5 ऐसा संख्या है जो तीनों को काट सकता है और बड़ा भी है। 5 के अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को काट सकता है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 5 से कम 5, यहाँ 12 25 60, 12:1 इसका सही आंसर है। 12:1, 12:1 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पास आपके लिए एक और मेथड है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है ना। देखिए मेथड क्या है, ध्यान समझिएगा। लौसा और मौसा का अनुपात चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए तो 5 को लिख सकते हैं 5, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 3 15, और 20 को लिख सकते हैं 5 चौके 20, यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, 2 दूना 4, 4 पचे 20। अब हमको चाहिए लौसा। क्या चाहिए, लौसा। और क्या चाहिए, मौसा। यही चाहिए ना। तो लौसा के लिए हम जानते हैं कि हमको लौसा में क्या करता है, बेस सब लिखना पड़ता है। तो बेस कितना है, देखिए तो एक यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 3 है और 2 है और 5 है, यानी हमारे पास 3 ही बेस है। एक तो हो गया 5, एक हो गया 3 और एक हो गया 2, और तो कोई बेस नहीं है ना। अब देखिए 5 का सबसे अधिकतम पावर 1 ही है, 2 का सबसे अधिकतम पावर देखेंगे तो क्या है, 2 है, 3 का अधिकतम पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब लौसा निकालते वक्त हमको क्या करना है, बेस पर देखना है कि सबसे अधिकतम पावर क्या है, उसको लिख देते हैं। ठीक है ना। अब आइए मौसा। मौसा में क्या करते हैं, तो मौसा में देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है, तो 5 5 5, ये तीनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60:5, 5 एकम 5, अब 12। ऑप्शन नंबर 12:1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। तो ये भी एक तरीका था जिससे आप बना सकते थे। ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। ये तो सवाल देखिए, सबसे छोटी, सवाल नंबर 27, सबसे छोटी दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए भाज्य और एक चाहिए अभाज्य, यही चाहिए ना। तो भाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी 4, अभी हम लोग सीखे थे। अभाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी 2, इसका गुणनखंड चाहिए, कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सवाल नंबर 28, पहला ऑप्शन देखेंगे 29, तो 29 तो है क्योंकि ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा के बनाते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 28 में देखिए ऑप्शन ए की बात करेंगे हम, तो 29, तो 29 का 2 गुणनखंड, एक 1 और एक 29। ठीक है। बी के बारे में बात करेंगे तो इसका गुणनखंड है 25, यानी ये कटेगा 1 से भी, कटेगा 5 से भी, कटेगा 25 से भी, तो ये तो ना अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है। सी 16, 4 से भी कट जाएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। डी 3 से कट जाएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन बच गया, सी, ऑप्शन बच गया ए, यानी इसका ए क्या है, सही है, यानी 29 अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आइए देखते हैं 29 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने लायक भी है। किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था, जब हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने समझाया था कि सम संख्या और विषम संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है। अगर आपसे जब भी पूछे सम संख्या का सामान्य रूप, तो आपका आंसर होगा 2m, अगर ये नहीं दिया तो क्या होगा, -2m। विषम की बात करें तो विषम का अगर सामान्य रूप पूछेगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, 2m + 1 होगा या 2m - 1 होगा, और सब में m क्या होगा, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगा,
प्राकृतिक संख्या, m बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2m, ऑप्शन नंबर ये सही है, इसमें ऑप्शन ये दिया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा आराम आराम से समझाऊंगा। सवाल नंबर 30, ये कितने लोग इस सवाल को देखेंगे तो उनके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 30, देखिए सवाल नंबर 30 क्या करे, यदि प्रथम 13986 यानी 13986 अभाज्य संख्याओं का योग इतना है, तो हम लिख देते हैं प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, n है। तो कह रहे हैं n जो होगा वो हमेशा किससे कटेगा, माने n किससे कटेगा। देखिए इसका जो तरीका क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़े तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, और एक से बड़ी भी होती है। और हम इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, यानी 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है और सबसे छोटी है। लेकिन इसके बाद की जो अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे 3 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि विषम है। क्या है, विषम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या आंसर बोलेंगे, 2। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो आंसर क्या बोलेंगे, 2। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आंसर क्या बोलेंगे, 3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, पहले अभाज्य संख्या को लेते हैं ना, अगर हम लेंगे 3, 5, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, यानी इसको हम जब सम करेंगे तो जब भी 2 या 2 से अधिक, मतलब कि 3 या 3 से अधिक सम अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो हमेशा 3 से क्या होती है, कटती है। और बाकी ये मतलब कि ये शोध के द्वारा पता भी चला है कि जब भी आप संख्याओं को बहुत, मतलब कि यहाँ पे जैसे 13,986 अभाज्य संख्या लिया गया ना, यानी जब हम ज्यादा से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का योग करते हैं तो वो संख्या डेफिनेटली या तो सम भी होती है, एक तो सम होगा मतलब 2 से कटेगा, और 3 से तो कटता ही करता है। अगर वो 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो इसका मतलब कितना से कटेगा, 6 से भी कटेगा। कैसे, जरा देख लीजिए, देखिए क्योंकि यहाँ पे जब हम ध्यान देते हैं, क्योंकि जब हम संख्या जब बड़ा अभाज्य संख्या, ज्यादा अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका ये वो सम तो सम होता है, क्योंकि 2 जोड़ने से क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, है ना। क्योंकि सब विषम संख्या है, और किसी भी विषम संख्या को जब जोड़ते हैं, किसी भी विषम संख्या को आप जोड़ लीजिए, जैसे लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या विषम है, तो जितनी भी विषम संख्याओं को आप जोड़ेंगे, जरा एग्जाम्पल समझाते हैं ना, विषम संख्याओं को जितना भी हम जोड़ेंगे, देखिए 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, इसको जोड़िए, देखिए सम होगा। और ले लीजिए 7 और 23 है ना, 7 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 को भी मिला दीजिए, अगर 2 इसमें हम मिला दें तो भी 10, तभी सम है कि नहीं है, तो भी 10, देखिए 2 32, तब भी सम है। इसका मतलब कि जितनी भी विषम संख्या हैं उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो संख्या 2 से तो कटता है, कितना से कट जाएगा, 2 से कटेगा, ठीक है। और जब संख्याएं बड़ा लेते हैं हम तो संख्या 3 से भी कटने लगती है, 3 से भी क्या होने लगती है, कटने लगती है। अगर 3 से कटने लगती है बड़ा लेने पे, क्योंकि ये मैथ में ये प्रूफ किया गया है, ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब संख्या कितना से कटेगा, 6 से कटेगा। इसका मतलब जो n आपने लिया है ये कितने से भी भाज्य है, ये भाज्य है 6 से, कितने से भाज्य है, 6 से भाज्य है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सवाल आपसे पूछ दिया तो आपको ऐसे ही क्या करके बनाना है, ठीक है ना। मतलब कि जब हम 10,000 से ज्यादा संख्याएं लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जितनी ज्यादा संख्याएं लेते हैं, जब उस अभाज्य संख्याओं को योग करते हैं तो संख्या 2 से भी कटती है, क्योंकि वो सभी के सभी अभाज्य हैं, और अभाज्य है तो विषम है, और विषम संख्याओं का योग हमेशा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा।
तो हमको तो इतना तो क्लियर होगा कि 2 से कटेगा, ठीक है ना, 2 से कटेगा। और 2 से कटेगा, 4 से कटने की कोई गारंटी नहीं है, 2 से कटेगा। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो 3 से भी कटती है। इसका मतलब 2 और 3 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या कितने से कटेगी, 6 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये था आपका सवाल, 30 सवालों का जवाब, 30 सवालों का ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और कोशिश कीजिए कि आप सवालों को खुद से बनाएं, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप मैथ में वो फील नहीं ला पाएंगे जो मतलब कि आप खुद से बनाते हो तो उसका अलग मजा होता है, ठीक है ना। तो मिलेंगे इसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए